सामीन और नाजरीन, मैं इस वक्त नबी सुल्तान के पास हूँ। यह बस्ता रात है और इसमें हम चाय पी चुके हैं, जलेबियाँ खा चुके हैं। अब तलब भी हो रही है और नबी साहब का मूड भी है। एक ताज़ा कहानी, एक ताज़ा वारदात की तरह होती है और राइटर ये चाहता है कि जल्दी से उसको अपने सामीन तक और नाजरीन तक और कायरीन तक पहुँचा दिया जाए। तो कहानी सुनते हैं। नबी सुल्तान, कहानियाँ लिखना आपने कुछ कम कर दिया है, इसकी क्या वजह है? क्या कोई ताज़ा कहानी आपके पास है हमें सुनाने के लिए? अस्सलाम वालेकुम। असल में मेरी खुशनसीबी है इस टाइम के मेरे दोस्त गज़नफ़र नातिक साहब की तशरीफ़ आवरी हुई है मेरे पास, तो सादत है मेरे लिए। तो कहानी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है जी, आपको पता है। तो बाकी कुछ अरसा प्रोफेशनल भी करते रहे हैं, लेकिन फिर ये हुआ कि एक मरतबा मैं अपनी एक कहानी लिख कर ना, तो अपने स्कूल के मैगज़ीन में अपने एक सर टीचर जिन्होंने मुझे इस काम के लिए मोटिवेशन दी थी, शायरी और शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए, तो बहुत शौक़ था, पढ़ा भी था काफ़ी। तो मैं उनके पास अपनी कहानी एक लेकर गया कि जी मैंने ये स्टोरी मैगज़ीन के लिए आप छपवा दें। उन्होंने कहा बेटा आप क्या कर रहे हो? तो मेरे मुखलिस उस्ताद थे सर आज़र साहब, आप जानते हैं उनको, इंटरव्यू ले चुके हैं उनका। आज़र साहब जी, फ़कीर मोहम्मद आज़र, आपने इंटरव्यू भी लिया उनका कई दफ़ा जी। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि बेटा आप क्या पढ़ रहे हो? मैंने कहा जी मैं कॉमर्स पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा ठीक है, आपकी स्टोरी अच्छी है, मैं छपवा दूँगा मैगज़ीन में, लेकिन यह है कि आपने ना इसको प्रोफेशन नहीं बनाना। तो आप कॉमर्स पढ़ रहे हो, आप जाके अपना कोई बिज़नेस कीजिएगा या फिर कोई अच्छी जॉब कीजिएगा। तो मैंने उनसे वादा किया था, मैंने कहा ठीक है सर, मैं इसको प्रोफेशन के तौर पे नहीं लूँगा। वो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो फिर हम, लेकिन यह है कि मुझे शौक़ है, अभी भी शौक़ है, तो हॉबी के तौर पर उसको मैं पढ़ता भी हूँ और लिखने की भी कोशिश करता हूँ, जो कोई कभी बात जहन में आ जाए कोई। तो यहाँ मैं एक बात और करना चाहूँगा कि आखिर शॉर्ट स्टोरी है क्या? हमारे यहाँ एक मिजाज बना हुआ है कि शॉर्ट स्टोरी महज़ एक एंटरटेनमेंट, ये इसका कॉन्सेप्ट मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। कि एक राइटर जब स्टोरी लिखता है, एक सही सच्चा राइटर, मैं किसी रोमानवी कहानियों की बात नहीं कर रहा, या फिर कोई और, जैसे कि जिन परियों की कहानी, हमारे एक रिवाज रहा है, एक कल्चर आज से हो सकता है 100 साल पहले ये रहा है। जैसे कि आपने किस्सा चार दरवेश का नाम सुना होगा, मीरा मंद देहलवी की, जी जी, ये कहानियाँ भी बहुत मशहूर रही हैं। तो मैं समझता हूँ, हाँ जी जी जी, तो वो कहानी जो इंटरनेशनल तौर पर भी लिखी जाती है, हमारे यहाँ भी राइटर्स लिखते हैं। मैं समझता हूँ कि जो मुखलिस राइटर है वो एक थीम के लिए कहानी को लिख रहा होता है। ये एक दायियत का काम आप कह सकते हैं, कि एक खिदमत का काम है, कि वो उस इल्म को दुनिया तक पहुँचा रहे होते हैं, तो जो अल्लाह की तरफ से उनको अता कर दिया गया होता है, या उनके जहन में कोई बात आई होती है तो उनको पास फ़न होता है कहानी का। तो उसके अंदर हमारे यहाँ ये है कि करैक्टर्स में और स्टोरी के स्टाइल में उसमें को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो मेरे ख़्याल में उस मकसद को, उस थीम को हासिल करना चाहिए। तो हज़रत ने कहा है कि मैं कोई स्टोरी सुनाऊँ, मैं ज़रा तफसीली होगी, अभी इतना वक़्त का थोड़ा नहीं है कि इतनी लंबी कोई मैं कहानी सुनाऊँ, लेकिन इस वक्त मेरे जहन में एक मुख्तसर सी कहानी आ रही है। ये राइटर हैं इवन वाज़ोफ़, ये बल्गारिया के राइटर हैं, और बहुत खूबसूरत कहानी लिखी है। मेरी तो नहीं है। तो कहानी कुछ यूँ शुरू होती है, नाम है डाकू की बीवी। अच्छा। तो कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि एक बीवी गार में अपने हस्बैंड को, अपने डाकू शौहर को मिलने के लिए गई है। वो उसके लिए खाना वगैरह लेकर गई है, और उस इलाके में वो मफरूर है डाकू। तो सिर्फ़ और सिर्फ बीवी को पता है कि वो कहाँ पर है, उसने सिर्फ अपनी बीवी को बताया है, तो उस पर एतबार किया है, उसको उसने बताया कि अभी मैं यहाँ पर हूँ। अब वो उसकी खिदमत कर रही है कई सालों से। तो जब वो उसके लिए खाना लाती है, वो खाना वगैरह खा लेता है, तो वो कहती है मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहता क्या? वो कहती है कि मेरे पास ना पुलिस ऑफिसर आया था, और उस पुलिस ऑफिसर ने मुझे ये कहा कि अगर तुम अपने हस्बैंड तक हमें ले जाओ ना किसी तरह, तो मैं वादा करता हूँ कि हुकूमत से उसकी सज़ा माफ़ करवा देंगे उसकी। अच्छा। तो ये है कि तुम हमें उसका बता दो
और थोड़ी बहुत अगर उसको सज़ा हुई तो उसके बाद फिर वो रिहा होकर तुम्हारे पास आ जाएगा। यानी वादा माफ गवाह बन जाए वो। हाँ, वादा माफ गवाह बन जाओ। तो वो कहती है कि मेरे दिल में तुम्हारा ख्याल आया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तो मैंने आखिरकार पुलिस वाले को इस गार के बारे में बता दिया है, तो तुम ऐसा करो कि हथियार डालो और अब जाके अपनी गिरफ़्तारी दे दो। ये सुनकर डाकू को तैश आ जाता है। वो कहता है, ए बेवकूफ़ औरत, ये तूने क्या कर डाला? तो उसको समझ नहीं आता कि ये मेरे साथ हो क्या गया है। उसको पता होता है कि मैं कातिल हूँ, मैं डाकू हूँ, तो भला मेरी माफ़ी कहाँ होनी है। तो वो बाहर निकलता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसको शूट कर दिया जाता है। यहाँ पे इवन वज़ूफ़ की कहानी ख़त्म हो जाती है। मैं इस कहानी के बारे में अब अर्ज़ करना चाहूँगा और कोई बहुत ज़्यादा तफसीली बात नहीं करूँगा। वो हज़रत बैठे हैं तो इनके सामने सूरज को चिराग दिखाने वाली बात होगी। तो बस मुख्तसरन ये कहूँगा कि इंसान चाहे अपना दिल निकाल कर किसी को दे दे और चाहे जिस्म की अपने हाल की ख़ुद सुपुर्दगी भी क्यों ना दे दे, लेकिन एक चीज़ इंसान किसी को नहीं दे सकता और वो चीज़ है उसके मन की खुशी। और इंसान के बर्दाश्त की एक हद होती है। अब जैसे कि मैंने अर्ज़ की कि मैं कॉमर्स को जानता हूँ, तो कॉमर्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है? ये है बाई एंड सेल। अब किसी सारिफ को अपनी ज़रूरत के लिए कोई चीज़ चाहिए तो वो बाई करेगा, और अगर किसी को मुनाफा चाहिए है तो वो उसको सेल करेगा। अब इस अमल के अंदर, बाई एंड सेल के इस अमल के अंदर, बाई करना निस्बतन आसान नज़र आता है भी आसान है, लेकिन सेल करना जो है ये बहुत ही मुश्किल है। सेल करना आसान काम नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें अमल की हिदायत दे। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह इजाज़त।